हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 28 अगस्त 2023 और जैसा कि अपना रिधिम चला आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू हम 2020 के देख रहे हैं। आज हमारे पास टर्म बेस्ड क्वेश्चंस है 2020 यूपीएससी 2020 सीरीज हमारे पास चल रही है ए। सो हम देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 तक आ गए। अब तक हमने 36 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है और उन क्वेश्चनों की एक खास बात ये भी रही है कि उनको हम ओल्ड एंड न्यू पैटर्न से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। इन द कॉन्टेक्स्ट of recent advances in human reproductive technology, pro nuclear transfer is used for। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात हो रही है। इट इज अ टर्म बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन से दैट इट इज अ टर्म बेस्ड। ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको देखेंगे हम क्या है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर्स स्पर्म। सॉरी, थोड़ा सा आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रॉयज। डी है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग्स। सो इसी तरीके से हम हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं। हिंदी में हमारे पास क्या है। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकृतिक स्थानांतरण, यू कंसीडर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। सो पहला क्या दिया है, इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणुओं का उपयोग। दूसरा है हमारे पास शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण। तीसरा है हमारे पास स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास। चौथा है हमारे पास संतानों में सूत्री कणिका वाले रोगों का निरोध। देखिए, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं ना, कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप की जाती है तो वो किसी ना किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए होती है। पहले तो आपको इतना समझना है। अगर किसी को भी इसका आंसर पता है देन कमेंट बॉक्स में वो आंसर करेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन के आंसर को हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे कि कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो किस तरीके से यूज हो रही है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट किसी भी चीज को लेके होगा, या मान लीजिए यू कैन से दैट वो क्या प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो उसको हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पीछे। देखिए यहाँ पे मैंने 26 अगस्त का लगा रखा है, हालांकि 27 अगस्त का होना चाहिए था। रीजन क्या है मैं बताऊं आपको, क्योंकि 27 अगस्त को कुछ मुझे इंपॉर्टेंट टर्म लगे तो मैंने दोनों का मिक्सअप कर दिया है ना। तो आप ये ना समझिए कि सर ये लगाना था आपको और ये लगा दिया। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी जीईएफ। हालांकि इस बॉडी को मैं करा चुका हूँ बट ये न्यूज में बहुत ज्यादा चल रही है तो उसको मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से कराने की कोशिश की है। ये स्टेबलाइज हुई थी 1991 में और इसका रिव्यू हुआ था कब, 1992 में रियो अर्थ समिट ऑफ द यूएनएफसीसी। तो यूएनएफसीसी के टाइम पे 1992 में इसकी उत्पत्ति हुई। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन डीसी में। इट इज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन। तो 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन जो है उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कौन, जीईएफ, यानी कि यू कैन से दैट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब ये कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा हम उनको देखने की कोशिश करेंगे जो हमारी ये 5 को प्रोवाइड करा रही है। जी है, फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये आपको याद रखना है क्योंकि पेयर वाला क्वेश्चन जब आपका बनेगा तो उसमें से आपसे क्या होगा कि वो 1 2 3 दे दिए जाएंगे, 1 2 3 दे दिया गया, कुछ और इसमें मिक्स कर दिया गया तो देन यू आर कंफ्यूज्ड। पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अच्छी तरीके से उसको आंसर करना है। सो देखते हैं क्या है। मिनी माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, पहला, तो ये मरकरी को लेके है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस, यू कैन से दैट पॉप्स। ठीक है, तीसरा ये इनको सबको फंड कौन प्रोवाइड कराएगा, जीईएफ। उसके बाद है हमारे पास द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यू कैन से दैट यूएनसीबीडी। उसके बाद चौथा है हमारे पास द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीडी। ओके, उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। तो कुल मिला के ये कि ये बॉडी आपको याद रखनी है और इन बॉडियों में से जब आपको क्वेश्चंस बनेगा कि जीईएफ किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, देन आपको ये यहाँ तक की 3 दे दी और ये यहाँ पे मिक्स कर दिया कुछ, या फिर मान लीजिए नीचे वाली 3 दे दी या फिर आपके बीच से कुछ निकाल ली, तो यू आर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट टर्म इसको याद कराने की बात कोशिश करूंगा। आपको मिनी माता याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको पॉप्स याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद जो है हमारे पास सीबीडी है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ने की कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद है हमारे पास कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशंस। उसके बाद है हमारे पास क्लाइमेट चेंज को लेके। सो ये 5 बॉडियाँ आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेनी है जो आपकी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद एक टर्म बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है आपका फुंजीवारा इफेक्ट्स। अच्छा ये है क्या, व्हाट इज, इसकी बात करें, वन टू हरिकेन्स और साइक्लोन्स। मान लीजिए कि 2 हरिकेन्स हैं और 2 ही साइक्लोन्स हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। और स्पेनिंग इन अ सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आर ब्राउड क्लोज टुगेदर, और एक दूसरे के पास आ गए। दे बिगेन एन इंटेंस डांस अराउंड देयर कॉमन इफेक्ट सेंटर। सो यू कैन से दैट फुंजीवारा इफेक्ट का मतलब ये है कि जब 2 हरिकेन्स या साइक्लोन आपस में एक साथ ही मिलकर एक ही डायरेक्शन में वहां घूमते हैं, यू कैन से दैट इट्स ए फुंजीवारा इफेक्ट। ओके, इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था बाय दी सखोई फुंजीवारा इन 1991। ओके, कहाँ पे, जापान में। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर हमें नेक्स्ट क्या मिलता है उसको देखने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट है फिर हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं तो हमें मिलता है नियर साइड ऑफ द मून। तो पोर्शन ऑफ द मून जो हमें 60% विजिबल होता है, जिसको हम देख पाते हैं 60%, तो एक कारण क्या है 60% हम क्यों देख पा रहे हैं, बिकॉज मून हैज द सेम रोटेशनल पीरियड अराउंड इट्स एक्सिस एज अराउंड द अर्थ। जिस तरीके से जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है उसी एक्सिस पे यू कैन से दैट मून रोटेट कर रहा है, तो हमें कितना परसेंट दिखेगा, 60%। तो जो हमें दिख भी रहा है, कुछ भी तो दिख रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे नियर साइड ऑफ द मून। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इट इज ए स्मॉलर, ये स्मूथर है, लार्जर वोल्केनो होते हैं एज कंपेयर टू द फार साइड। तो फार साइड के अगर हम तुलना करते हैं नियर साइड से, तो नियर साइड जो है हमारी है वो स्मूथर भी है, और वहाँ पे वो जो वोल्केनो मिलते हैं वो हमें कहीं से मिलते हैं, बड़े मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फार साइड ऑफ द मून की बात करेंगे, तो ये इनविजिबल पोर्शन है ऑफ द मून। ये मून का कैसा पोर्शन है, ये इनविजिबल पोर्शन ऑफ द मून एंड ह्यूज क्रेटर्स सो नन कंड्यूस्ड फॉर द स्पेस मिशन। कुल मिला के ये है कि ये इनविजिबल पोर्शंस है, ठीक है। और इनविजिबल पोर्शन की मैं बात करूं आपको थोड़ा सा, क्या रहता है इसमें, इसमें आपके जो हमने देखा था वहाँ लार्ज वोल्केनो यहाँ नहीं मिलेंगे ऐसे, ठीक है, और इसका एरिया हमें नहीं दिखेगा। बट हाँ, चाइना इसमें आगे निकल चुका है। China Chang'e 4 lander successfully landed on the far side of the moon। तो फार साइड पे चाइना का यू कैन से दैट लैंडर पहुंच चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, ये दो हमें यहाँ पे वर्डिंग मिली है, टेली लॉ और नया बंधु ऐप। इसकी बात करेंगे तो ये लॉन्च किए गए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि जस्टिस सभी को मिले उसको इंश्योर करने का काम है टेली लॉ और नया बंधु ऐप का। ये दोनों ऐप है, पहले तो आपको इतना समझ लेना है। उसके बाद देखना क्या है, टेली लॉ क्या कहता है, ये कनेक्ट करता है बेनिफिशियरी को विद द लॉयर से बाय टेली और कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू। यू कैन से दैट मान लीजिए कोई गरीब आदमी है और वो गांव में रहता है, अगर मान लीजिए वो किसी भी कारणवश कोर्ट नहीं जा पाता है, तो उसका जब भी वकील यू कैन से दैट जज के सामने पहुंचता है, तो क्या क्या हो सकता है इसमें कि भाई जो किसान है वो कनेक्ट हो सकता है किससे, एडवोकेट से, किसके थ्रू, बाय द टेली एंड कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। क्लियर कट है यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नया बंधु, ये कनेक्ट करता है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और जो भी एडवोकेट प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं उनको क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा क्या, नया बंधु। ये दोनों ऐप जो है वो किससे हैं, जुडिशियरी से रिलेटेड है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पेज पर, और फ्रंट पेज पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं फ्रंट पेज पे आज आपके लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ भी ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सो क्या है हमारे पास, मणिपुर गवर्नमेंट प्लान टू सप्लाई इसेंशियल कमोडिटी टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इसेंशियल कमोडिटी की आवश्यकता है, उनको मणिपुर गवर्नमेंट क्या करेगी, अब सप्लाई करेगी। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या देखने की बात हुई है। देखिए यहाँ पे है, गवर्नमेंट ये स्टार्ट करेगी, सॉरी गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी जो भी आपकी ट्रांसपोर्टिंग इसेंशियल कमोडिटी हैं टू हिल डिस्ट्रिक्ट एरिया, जैसे चुराचांदपुर, ठीक है, मंडे से, यू कैन सी दैट आज किसकी कोऑर्डिनेशन से, आर्मी के कोऑर्डिनेशन से, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की कोऑर्डिनेशन से, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल सप्लाई करेगी किसकी हेल्प से,
है ना? ये करेगी आपकी विद द हेल्थ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एरियल सप्लाई यूजिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल्स एंड मनी फोर्स, ठीक है? और ये जो सप्लाई होगी वो वो सप्लाई जो यू कैन से दैट एसेंशियल कमोडिटी की जो भी सप्लाई होगी मणिपुर गवर्नमेंट की, वो ज़्यादातर डोमिनेटेड जहाँ पर कुकी एंड जू कम्युनिटी रहती है उनको होगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैती ग्रुप के द्वारा इन सारी चीज़ों को हाईवे को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, डिस्टर्बेड किया गया। तो इसलिए ये ज़्यादातर फैसिलिटी किसको मिलेगी? कुकी जू कम्युनिटी को मिलेगी। ओके, क्लियर कट है। सो इसमें आपको पढ़ने के लिए क्या है मैं बता दूँ थोड़ा-सा आपको। आपको ट्राइबल्स मैंने कई बार इसको करा दिया इसलिए मैंने आज नहीं कराया है। बट अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप छोड़ देंगे मैसेज, मैं आपको कल करा दूँगा। तो आप इसकी ट्राइबल्स देख लेंगे, ठीक है? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमें सिर्फ ट्राइबल्स देखनी है कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की, ओके? उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा अब आप देखते हैं, ओके? नेक्स्ट क्या न्यूज़ है हमारे पास? ये नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली ऑन मिनिमम डिस्टेंस नीडेड बिटवीन लिक्वर शॉप ऑन स्कूल्स। लिक्विड शॉप को आप समझ रहे हैं ना, ये दारू की दुकान इस तरीके से दिख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। तो ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब डायरेक्ट इसमें इंटरवेन कर रहा है। हालाँकि वैसे स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी थी कि भई आप क्या करेंगे कि जो भी लिक्विड शॉप होते हैं, उनसे स्कूल की जो भी डिस्टेंस होगी या रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, उनमें डिस्टेंस आप डिसाइडेड करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, जैसे लिक्विड का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, वाइन, दारू, बियर, है ना? तो इस टाइप की जो यू कैन से दैट लिक्विड मिलते हैं। और क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे होते हैं और मान लीजिए बीच में अगर कहीं ऐसी शॉप है, तो उस शॉप के बीच में क्या होता है, वो लोग दारू पी के बच्चों को छेड़ते हैं, लड़कियाँ होती हैं उनको छेड़ते हैं, है ना? और उसके बाद किडनैप भी होते हैं इस तरीके से। तो इसलिए इनको बहुत ही दूर रखा जाता है बिटवीन द स्कूल्स एंड रिलीजियस पोर्शंस। अच्छा, रिलीजियस की मैं बात करूँ, अगर जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल के आस-पास अगर कहीं लिक्विड की दुकान है, यानी कि वाइन की दुकान है, तो वो लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं। जबकि क्या होता है, हमारी धार्मिक आहत इससे होती हैं, है ना? धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं। रीज़न क्या है? भई हमारे जो भी देवी-देवता हैं, है ना? तो वो सीधी-सी बात है, गाली-गलौज करना और ये सब चीज़ें बड़ी अनऑथेंटिक हो जाती हैं और वहाँ पे जो अपनी महिलाएँ पहुँचती हैं, उनको भी थोड़ा-सा ऑड फ़ील होता है। सो इसी के रिगार्डिंग ये है, थोड़ा-सा हम देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में ये जो केस डला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में टू एग्ज़ामाइन दी, ठीक है? ये थी आपकी पुडुचेरी बेस्ड लिक्विड की, ठीक है? तो इसमें क्या था, थोड़ा-सा हम इसको देखेंगे। जो बेंच थी शेड्यूल केस, इसकी लगभग आफ्टर 4 सप्ताह इसकी हियरिंग चलेगी। अच्छा, दिसंबर 2016 में क्या था, तमिलनाडु केस वर्सेस के बालू के बीच में था। इसने अपेक्स कोर्ट ने क्या कर दिया था, इसमें प्रोहिबिटेड कर दिया था लिक्विड को, यानी यू कैन से दैट दारू को लगभग 500 मीटर ऑफ नेशनल स्टेट हाईवे और सर्विस लेन अलोंग द हाईवे, इस एरिया में, ओके। मार्च 2017 में फिर एक और जजमेंट आया, इसमें कोर्ट ने ब्राउट डाउन किया लगभग 500 से 220 मीटर। अब देख रहे हैं आप, 500 से डायरेक्ट कितने मीटर पे आ गए हम, 220 मीटर पे। मीटर लोकल बॉडी एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 या 20,000 से कम। फरवरी 2018 में क्या जजमेंट आया, कोर्ट ने छोड़ दिया ये पावर किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को, कि भैया वो डिसाइड करे कहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए लिक्विड की और कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और उसके म्युनिसिपल जुरिडिक्शन के अंतर्गत, ओके। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस डिसाइडेड की गई। फिर देखते हैं हम क्या है, पिटिशनर एस्टेब्लिशमेंट इज दैट हैज वायलेटेड द पुदुचेरी एक्सरसाइज रूल व्हिच प्रोहिबिटेड लिक्विड आउटलेट्स within a 50 meter of religious or educational institutes in a municipal area and 100 मीटर इन अदर एरिया। तो म्युनिसिपल एरिया में तो लगभग 50 मीटर में, और अदर एरिया की बात करें तो उसमें 100 मीटर के दायरे से ऊपर होना चाहिए क्या आपका लिक्विड शॉप्स, ओके। अच्छा, तो इसमें आपको बस इतना समझना था कि क्या है अपने लिए। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट और क्या है हमारे पास। इसरो रिलीज ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस टॉपसोल इन लूनर साउथ पोल। तो हम लूनर साउथ पोल पर 23 अगस्त को 6 बज के आई थिंक 4 मिनट पे हम पहुंच चुके हैं। तो अब उसी की जो भी खबरें आ रही हैं, कल आई थिंक हमारा जो रोवर था वो 12 मीटर दूर था, कहाँ से, लैंडर से, समझ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उनको देखेंगे हम क्या है। इसरो ने भाई संडे को रिलीज किया, एक ग्राफ किया है जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन है किसका, लूनर सरफेस का, ठीक है। और ये टेम्परेचर वेरिएशन आ क्यों रहा है, ये आ रहा है अगर हम डेप्थ में जाएंगे, सीधी सी बात है, हम डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन आएंगे, है ना। सो ये इसको कौन पेलोड देख रहा है, इसको देख रहा है चेस्ट, ये आपको याद रखना है।
पेलोड्स एब्रॉड चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर मॉड्यूल्स। तो इस टाइप की ये टर्मिनोलॉजी थी ना, ये मैंने आपको प्रीलिम्स करंट में कराई है पूरी कंप्लीट पांचों आपकी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई भी छूट गया होगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि लैंडर पेलोड जो है उसमें आपका रंपा एलपी और चेस्टे और इल्सा, ये तीन आपके इंक्लूडेड हैं किसमें, लैंडर पेलोड्स में। इस तरीके से ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद मैंने रोवर पेलोड्स भी बताए थे, जैसे लिप्स और एपेक्स, यानी कि लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और एपेक्स था अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद मैंने प्रोपल्सर पेलोड्स का भी बताया था, इसमें सेप था। तो ये आपको ना टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखनी थी, और ये मैंने आपका 25 अगस्त 2023 का अगर आप पीसी देखेंगे जाके तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आपको लगेगा कि सर ये हमने कंप्लीटली कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने चंद्रयान 3 के जो भी सेगमेंट आए उनको मैंने पीसी में या फिर करंट में उसको मैंने क्या किया, या द हिंदू के थ्रू कंप्लीटली कवर कर दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी वर्ड आए तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये वर्ड क्या है, ये हमने तो भाई सुना नहीं है ना, ये बहुत अजीब व गरीब लग रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम। मैंने बताया था आपको ये लैंडर मॉड्यूल्स है। इस चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल्स एक्सपेरिमेंट, इसको चैस्टे बोलते हैं। मेजर द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेजर करेगा। प्रोफाइल ऑफ द लूनर टॉप सॉइल, जो भी यू कंसीडर टॉप सॉइल है किसकी, लूनर की। ठीक है, उसके बाद क्या है, अराउंड द साउथ पोल टू अंडरस्टैंड द थर्मल बिहेवियर ऑफ द मून सरफेस, और थर्मल बिहेवियर समझेगा किसका, मून सरफेस का। ये जो पेलोड्स है ये टेम्परेचर प्रूव करेगा, इक्विपेट्स with a control penetration mechanism capable of reaching the depth of 10 centimeter beneath of the surface। ओके, इस पेलोड्स की बात करें, इसको डेवलप किया गया है बाय दी किसके द्वारा, स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी। ये आपको जरूर याद रखना है, एसपीएल। तो टर्मिनोलॉजी में क्या है ना कि जब हम क्या करते हैं, अब हमने पढ़ तो बहुत सारा लिया, एसपीएल आया तो वी आर कंफ्यूज व्हाट इज एसपीएल। ठीक है, तो इस पेलोड्स को बनाया गया, उसके बाद इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। ठीक है, और किसके कोलाबोरेशन से, विद द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, सॉरी लेबोरेटरी, यानी कि पीआरएल। ये कहाँ है, आपकी अहमदाबाद में। तो ये दो यू कैन से दैट लेबोरेटरी के थ्रू बनाया गया है। कौन कौन सी है आपको याद रखनी है। अब आपकी एक लेबोरेटरी मिलेगी आपको पीआरएल, जो कि आपकी अहमदाबाद में है, और एक आपकी है स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी, ये आपको मिलेगी कहाँ पे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो क्लियर कट है किसको, चास्ट को। और ये क्या करेगा, जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसको ग्राफिंग करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एज प्रज्ञान डिग डीप इनटू मून साइंटिस्ट एट विक्रम साराभाई सेंटर। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपके पास आए तो आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट टर्न देयर कैसेस टू सोलर विंड्स। तो जैसे ही प्रज्ञान यू कैन से दैट डीप में गया है ना, तो साइंटिस्ट की निगाह उस पर जो भी सोलर विंड्स है उस पर जाने लगी। तो वो सोलर विंड पे क्यों जा रही है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट मंथ आदित्य L1 मिशन को क्या करेंगे, भेजेंगे कहाँ पे, सन पे फॉर द स्टडी। ओके, सो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे थोड़ा सा। साइंटिस्ट, देखिए उसी के बारे में दिया है, स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर पड़ती है आपकी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हियर जनरेटिंग रेडी टू अनरिवेल द सीक्रेट ऑफ सोलर विंड एज आदित्य L1 मिशन। ये मैंने अभी आपको बताया। मीन टू स्टडी द सन लिफ्ट ऑफ, ये कब जाएगा, सितंबर में। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद आपको ये कहाँ मिलेंगे, पापा। पापा समझ लेना, पापा का। अब देखिए फिर टर्मिनोलॉजी आई, यू आर नॉट कंफ्यूज व्हाट इज ए पापा। तो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य, यू कैन सी दैट पापा। ये पेलोड्स है। ठीक है, ये आदित्य L1 का, ये वन ऑफ द 7 साइंटिस्ट पेलोड अब्रॉड द चैलेंजिंग मिशंस है। अब आपको समझना। अब देखिए फिर यहाँ पे आपका हो गया एसपीएल, बाद इसको डेवलप किया गया है एसपीएल। एसपीएल जो है आपका बीसीसी की जगह पड़ता है, और एसपीएल जो है उसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता दी थी क्या है, स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, सो उसी के बारे में है ये। अच्छा, सोमनाथ ने क्या बताने की कोशिश की है, ये क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है, एसपीएल के थ्रू पापा को क्या किया जाएगा, यू कैन से दैट डेवलप किया जाएगा। एस सोमनाथ ने क्या बोला भैया, चेयरमैन जो है अपने, ठीक है, इसरो के, उन्होंने बोला है वुड लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर, किसको, आदित्य L1 को। तो आदित्य, ये आपको क्लियर करना है, आदित्य L1 हमारा किसको स्टडी करेगा, ये करेगा सन को।
तो पापा पेलोड्स की बात करें, ये इसका क्या काम होगा, जिसको एसपीएल ने डेवलप किया है, इसका काम होगा ये कंपोजिशन ऑफ द सोलर विंड, यानी कि सोलर विंड जो है उनमें जो भी कंपोजिशन है उनकी स्टडी करने का काम करेगा कौन, पापा। क्लियर कट हो गया यहाँ से उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर थोड़ा सा और देखते हैं। जो आदित्य L1 मिशन है, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आदित्य L1 जो है फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन होगा टू स्टडी द सन। फ्रॉम कहाँ से करेगा ये, हेलो ऑर्बिट में जाएगा, ये क्लियर करना है आपको। अभी तक हमने चंद्रयान 3 पढ़ रहे थे, अब हम फुल्ली फोकस करेंगे किस पे, अब हम फुल्ली फोकस करेंगे अपने इस पे, आदित्य L1 पे। क्लियर कट है यहाँ तक, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो और वो भी लैग्रेंज पॉइंट हमारा कौन सा होगा, L1, ठीक है, जो ऑफ द सन अर्थ सिस्टम का है। तो सन अर्थ सिस्टम का जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है उसी के पास है हेलो ऑर्बिट। तो हेलो ऑर्बिट में हम पहुंचाएंगे किसको, आदित्य L1 को। क्लियर कट है यहाँ तक, तो ये आपको समझ में आ गया। और पापा का काम क्या है, पापा का काम है जो भी सोलर विंड्स की कंपोजिशन है उनको स्टडी करने का। और पापा को किसने बनाया, एसपीएल ने। एसपीएल कहाँ पर है, बीसीसी, बी एफ एफ सी, यू कैन से दैट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्लियर कट हो गया यहाँ तक, ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहा। आगे देखते हैं इसरो क्या कहता है। इसरो के बारे में देखें थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द इसरो द पेलोड्स आर डिजाइन टू स्टडी द, ये क्या स्टडी करेगा आपके, देखिए, क्रोमोस्फियर्स, फोटोस्फियर्स एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स। इन चीजों को पढ़ेगा ये, किस चीज को स्टडी करेगा, क्रोमोस्फियर्स, फोटोस्फियर, आउटर मोस्ट लेयर जो भी है सन की उनको करेगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको ले जाने वाला कौन है, तो ले जाने वाला हमें जरूर याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो है एक्सएल वेरिएंट ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि एक्सएल पी एस LV, you can say that launching vehicle of the Aditya L1 is XLPSLV। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 1 का लॉन्चिंग व्हीकल, चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग व्हीकल और चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग व्हीकल, यू कैन से दैट चंद्रयान 1, 2 एंड 3 तीनों के आपके लॉन्चिंग व्हीकल्स कमेंट बॉक्स में करना है। और आपको क्या करना है, जो भी सन है उसका जो सन की स्टडी के लिए हम आदित्य L1 को लेके जाएंगे उसका लॉन्चिंग व्हीकल आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अच्छा, अब ये कितने देर रहेगा, ये रहेगा आपका वंस लॉन्च्ड, अगर एक बार लॉन्च हो गया, इट विल टेक 125 डेज टू ट्रेवल टू इट्स डेस्टिनेशन एट L1। सो ये लगभग 125 दिन रहेगा, ये आपको क्लियर कट कर लेना है, ठीक है। और हमारा चंद्रयान कितना दिन, 14 डेज। अगर मान लीजिए वो यू कैन सी दैट अगर आपने आपको जनरेट कर पाया देन वो और भी दिन रह सकता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये आपकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, ये हमें पता ही है, ऑन द मून्स। एसपीएल हैड 2 पेलोड्स, इसके 2 पेलोड होंगे, ये मैंने आपको बताया कौन से हैं, चैस्टे एंड रामबा। तो चैस्टे की फुल फॉर्म क्या है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट एंड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर हाइपर सेंसिटिव लूनर स्पीयर एंड एटमॉस्फियर, ठीक है। सो ये आपका क्लियर कट हो गया होगा, आपको तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर प्रज्ञान थोड़ा सा भी जा रहा है तो हम सोलर विंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें आदित्य L1 यू कैन से दैट इसको हमें लॉन्च करना है सितंबर में, और ये सारी स्टडी हमारे काम आ सकती है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ओके। और आपको ये समझ में आ गया पापा का काम क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद एक और पॉइंट था हमारे पास कि किस तरीके से ये किस ऑर्बिट में जाएगा, हेलो ऑर्बिट में जाएगा, किस पॉइंट पर जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट पर जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम वर्ल्ड न्यूज़ में निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम एडिटोरियल को देखेंगे। तो वर्ल्ड न्यूज़ में हमारे पास क्या है, जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट हेल्स हाई टर्नआउट आफ्टर री इलेक्शंस। तो जिम्बाब्वे जो प्रेसिडेंट है एक्चुअली में री इलेक्शन हुआ था, उसमें भी इनकी क्या हो गई है, जीत हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है हमें, इसमें से ये पूरी सारी डेटा नहीं पढ़ना है हमें, डेटा छोड़ के हमें ये देखना है कि जिम्बाब्वे की जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वो कौन कौन सी है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिख रहा है हमें। जिम्बाब्वे शेयर इट्स बॉर्डर विद द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी, साउथ अफ्रीका, ये आपका साउथ में पड़ेगा, ठीक है। बोत्सवाना, बोत्सवाना आपका पड़ेगा वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में। मोजाम्बिक आपका पड़ेगा टू ईस्ट में, और जैम्बिया पड़ेगा आपका नॉर्थ वेस्ट में। सो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं क्या है। साउथ अफ्रीका, देखिए, साउथ अफ्रीका यहाँ दिख रहा है आपको कोई, अभी भी नहीं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। फिर चलिए अब क्लियर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ये आपका कहाँ पड़ रहा है, साउथ में, क्लियर कट है यहाँ से। बोत्सवाना
आपका कहाँ पड़ रहा है? ये पड़ेगा आपका वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में। मोजाम्बिक आपका कहाँ पड़ रहा है? ईस्ट में। मोजाम्बिक आपको ये पड़ रहा होगा, ये आपका कहाँ हो गया? ईस्ट में। क्लियर कट है यहाँ से। उसके बाद जाम्बिया आपका कहाँ पड़ रहा है? जाम्बिया आपका नॉर्थ वेस्ट में। ओके, दीज नेबरिंग कंट्रीज फॉर्म अ बाउंड्री ऑफ जिम्बाब्वे एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ये चार कंट्री बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये आपकी किसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है? जिम्बाब्वे की। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द माइनॉरिटी। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ना आर्टिकल का एक ओवरव्यू देता हूँ, और जिससे कि आप इसको समझ पाएंगे इस आर्टिकल में पूरे में दिया क्या है। तो देखिए, इस आर्टिकल्स में ये क्या है कि भारत के मुसलमानों की अगर सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को देखते हुए यूपीए गवर्नमेंट ने, यानी कि उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट थी, एक सच्चर समिति कम्युनिटी कमेटी बनाई। तो ये आपको याद रखनी है, सच्चर कमेटी। ठीक है, और ये मेरा पेन जो गड़बड़ है। सच्चर कमेटी बनाई, और ये लगभग 2006 में बनी। और इसमें आई थिंक 400 पेज की ये कमेटी थी। अपनी रिपोर्ट दी, सॉरी 400 पेजों में इसने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, और इसने जो भी इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि भाई मुल्क जो जो यू कैन से दैट जो भी मुस्लिम है अपने, है ना, तो तरीके से जो मुस्लिम हैं उनकी उपेक्षा की जाती है ना, ऑल द डेवलपमेंट एरिया में। तो सच्चर कमेटी आपको याद रखना है 2006 में पेश की गई थी, है ना। और पार्लियामेंट में इसने इसने अपनी रिपोर्ट जब पेश की थी तो लगभग 400 पेजों में रिपोर्ट अपनी पेश की, और इस रिपोर्ट में इसने यही बताया गया कि भाई किस तरीके से जो मुस्लिम हैं उनकी उपेक्षा की जाती है ऑल द डेवलपमेंट को लेके। अच्छा, अगर हम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की बात करें और नवीनतम आंकड़ों के हम विश्लेषण से को अगर हम पता करें, तो हमें 6 ऐसे केंद्रीय शैक्षिक योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिसमें प्री यू कैन से दैट जो आपके ग्रेजुएट होते हैं और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिनको मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप 2019 और 22 के बीच 3 वर्षों में लगभग 7% की गिरावट आप देख रहे हैं। तो इनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि फेलोशिप, यू कैन से दैट फेलोशिप, फेलोशिप जो मिलती है उसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। जो 2019 से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, 2019 से लेके 2022 तक, तो लगभग 7% की भी इसमें भी गिरावट देखी गई है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, इसी तरीके से अब नीति आयोग ने भी अपनी इसमें रणनीति दी है, भाई उसकी भी रिपोर्ट है। 2018 में ये बताया कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, यानी कि यू कैन से दैट माइनॉरिटी हैं, सामाजिक स्थिति ये कहना चाह रही है कि भाई इसमें सामाजिक स्थिति इनकी जो है कुछ डेवलप हुई है, कुछ सुधार हुआ है इसमें। तो यहाँ पर आपको ना ये डेटा पूरा दिया है, डेटा आपको नहीं समझना था, इसको मैंने बता दिया। जो मेन आपका इसमें निकालने के लिए था, आपको सच्चर कमेटी याद रखनी है, जो एक्चुअली में यू कैन से दैट माइनॉरिटी को लेके है। इसी तरीके से और भी कई कमेटियाँ थी, बट आपको इसमें पूरे में आपको इम्पोर्टेंट जो है वो सच्चर कमेटी आपको देख लेनी है। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का डेटा क्या कह रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का डेटा यही कह रहा है कि 2019 से लेके अगर 2022 तक देखते हैं, तो लगभग 7% की गिरावट आई है कि फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या आर्टिकल से। नेक्स्ट है हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट इन स्पेस मिशंस। तो अगर हम स्पेस मिशन में पहुंच गए, तो भाई क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे लिए, उसके बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा। तो ये राहुल मेनन का एक ओपिनियन है, उस ओपिनियन को थोड़ा सा हम समझेंगे। इस ओपिनियन में पूरे में क्या बताने की हमें कोशिश की गई है ना। और ठीक है, तो देखते हैं क्या है। 23 अगस्त को हमने चंद्रयान 3 की भाई सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, है ना। ये तो भाई पूरे वर्ल्ड में एक तहलका मच गया। और आई थिंक इंडिया के बारे में लोगों के अब थोड़े से विचार बदले होंगे, और जो स्टूपिड इंडियन एंड इट्स के जो वर्ड थे वो शायद हट जाएं हमसे, है ना। क्योंकि यूएस, चाइना एंड रसिया के बाद हम चौथे ऐसे हैं जो मून पर पहुंचे हैं। बट इसमें से सबसे बड़ी क्वालिटी है, बट लग जाता है हमारे आगे, जो हम साउथ पोल पर पहुंचे हैं। ठीक है, और फार साइड पे चाइना पहुंचा है, बट साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम पहले हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हम इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्या कारण है कि हम इतनी हमारी जो वैल्यूएशंस हो रही है ना। चलो वो तो ठीक है कि ये शैडो एरिया है जहाँ पर हम पहुंचे हैं, और भी तो कोई कारण होंगे जिसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा एक यू कैन से दैट एप्रिसिएशन चल रहा है, मतलब हमारी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं। ऐसा क्यों है, जैसे हमें तारीफें मिल रही हैं? पहली बात तो ये है कि अगर हम यूएसएसआर की बात करें, है ना, तो और इन कंपैरिजन टू दी यूएस,
तो 1960 की बात थी, इसकी जो इकोनॉमी थी वो 50 से 60% साइज में बढ़ी थी, है ना? अच्छा, व्हेन जब इसने लूना स्पेसक्राफ्ट को यू कैन से दैट लैंड किया था, और ये डेटा हमें ऐसे नहीं पता चला, ये हमें वर्ल्ड बैंक का डेटा है जिसकी जिस जो जो हमें ये प्रदर्शित करता है कि 50 से 60% इसका साइज जो था यूएस इकोनॉमी का, है ना? यूएसएसआर, सॉरी, यूएसएसआर जो यू कैन से दैट इसकी इकोनॉमी का 50 से 60% साइज जो था एज कंपेरिजन टू द यूएस 1960 में, तब इसने लूना 9 को क्या कर पाया था, लैंड करा पाया था मून पे। अच्छा, अब आ जाइएगा, अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी यू कैन सी दैट ट्रिपल पी, ठीक है? तो परचेजिंग पावर पैरिटी आप समझते होंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पॉकेट में पैसे ज़्यादा है तभी तो वो परचेजिंग पावर करेगा ना। तो परचेजिंग पावर पैरिटी चाइना की हम देखें लगभग 22% इसकी ज़्यादा थी एज कंपेरिजन टू द यूएस, ठीक है? सॉरी, एज कंपेरिजन टू द यूएस नहीं, यू कैन से दैट इन यूएस रेफरेंस में हम देख रहे हैं 2013 की बात थी, तब इसने मून लैंडिंग की थी। बट भाई साहब हमारी आ जाइएगा, हम ओनली 10.9% ही यूएस के रिगार्डिंग यू कैन से दैट हमारी इकोनॉमी थी, ठीक है? तब जाके हमने क्या किया, अपना चंद्रयान 3 लैंड किया है। तो इस तरीके से हम इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, इसका रीज़न भी यही है ना? कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम भी लोगों से कम है, बट फिर भी हम काम देख रहे हैं, इनसे बहुत अच्छा करके दे रहे हैं। वही बात है, एक सीधी-सी बात है कि एक व्यक्ति की मान लीजिए 3 आदमी हैं और ये 4 आदमी हैं, 4 आदमी को फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर पहुँचना है ना? फ्रॉम द आगरा। आगरा से दिल्ली एनसीआर पहुँचना है, तो एक की पॉकेट में अगर ₹200 हैं, तो वो आराम से बैठ के जाएगा बस में, कोई दिक्कत नहीं है ना? और 200-250 है वो आराम से बैठ के जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, भाई वो पहले से रईस है, वो कभी भी पहुँच जाए। उसके बाद मान लीजिए एक व्यक्ति वो है जिसकी पॉकेट में ओनली ₹150 है, वो भी पहुँच जाएगा। एक व्यक्ति वो है जिसकी पॉकेट में ₹100 है, वो भी पहुँच जाएगा। अब एक व्यक्ति वो है जिसकी पॉकेट में ₹10 है, उसे पहुँचना है, तो वो कैसे पहुँचेगा, है ना? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डाउन होने के बाद भी हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, फिर देखते हैं हम, अगर हम पॉपुलेशन के रिगार्डिंग भी बात करें तो पॉपुलेशन भी हमारी ज़्यादा है। ये भी देख लीजिए, ये भी नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम होने की वज़ह से हमारे पास क्या है भैया, पैसा ज़्यादा होगा, बट नहीं, हमारे पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। कहीं कहीं बहुत सारी सुविधाएँ हमें देनी पड़ती हैं पॉपुलेशंस को। अच्छा, इसी तरीके से हम यूएई की बात करें, ये एक्चुअली में रिचर कैपिटल यू कैन से दैट, है ना? और यूएस के रिगार्डिंग में, तो इसकी जो पॉपुलेशन रफली 9 बिलियन है 2023 तक, और इसने भी 2000 यू कैन से दैट ये भी मंगल ग्रह पे पहुँचा है, अभी आपने सुना होगा यूएई के बारे में, है ना? तो मार्शियन ऑर्बिट में ये एंटर कर चुका है, 2021 की बात थी, है ना? सो ये अब 5th कंट्री बन चुका है रसिया, यूएस, चाइना एंड इंडिया के बाद। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें थोड़ा-सा ट्रू पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, तो राज्य और बाज़ार यहाँ केवल एक रेफ़री की तरह काम करते हैं, यू कैन से दैट। राज्य हैं भैया और बाज़ार है, वो किसकी तरह काम करते हैं? रेफ़री की तरह काम करते हैं। लेकिन भैया ये कोई मान्यता नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, एक मरियाना मज्जुकाटो जो है अपोलो चंद्रमा लैंडिंग को प्राप्त करने के लिए निजी और सार्वजनिक विभिन्न अभिनेताओं और संगठनों की गतिविधियों समझने में अमेरिका सरकार और नासा की भूमिका का क्या किया उन्होंने, अध्ययन किया। तो थोड़ा-सा हम इनकी एक मिशन इकोनॉमी देखेंगे। ये एक्चुअली में बुक है और ये है मारियाना मज्जुकाटो की, ठीक है? सो इन्होंने स्टडी की है यूएस जो गवर्नमेंट है और नासा की, इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एक्टर एंड ऑर्गनाइजेशन एंड प्राइवेट एंड पब्लिक्स, ठीक है? अच्छा, अब इसमें इन्होंने इस बात की जाँच पाई है कि भई राज्य जैसे यू कैन से दैट यूएस आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार और सफलता को कैसे बढ़ावा देगा, ठीक है? इसलिए उसके बारे में थोड़ी-सी स्टडी है। और भाई इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि चंद्रमा पर उतरने जैसी अगर हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा यू कैन से दैट एक चैलेंजिंग फ़ेज़ है, और वो भी उसमें से भी चैलेंजिंग फ़ेज़ है कि आप साउथ पोल पर पहुँच रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन और भूख जैसी सामाजिक समस्याएँ से बहुत अलग है। अगर हम ये कहें कि भई इंडिया गरीब है, चाँद पे कैसे पहुँच गया? तो इन दोनों में तीनों सेगमेंट में हम देखें तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। भई भूख की बात करें, सामाजिक समस्याएँ की बात करें और चाँद पर पहुँचने की, इन तीनों में ही डिफरेंट है। लेकिन अंतरिक्ष में हमारी जो सफलताएँ हैं, पृथ्वी पर जो भी चिंताएँ हैं, उनको दूर करने का भी ये एक रोड मैप बन सकता है ना? अगर ऐसा हो सकता है पॉसिबल तो। सो वास्तविक मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध एक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष राज्य समय की माँग है। ओके, सो यही बात इसमें कही गई है, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं इसको भी, क्या है?
But our success in a space show us the roadmap for navigation concern on Earth, an inclusive and secular state committed to building the capacity required to ensure genuine human development is a need to of ours. ओके, सो ये आपको समझ में आ गया क्या ओपिनियन रहा इनका। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्या है। बाद हम आ जाते हैं अपने एडिटोरियल पर, और एडिटोरियल है हमारा हिमालय ब्लेंडर्स दैट आर रिवेंजिंग द हिमालय। देखिए क्या हो रहा है कि अभी हम लोग, अभी आपने देखा होगा, आई थिंक कल या परसों का वीडियो है, जिसमें कुल्लू मनाली में आपने देखा होगा किस तरीके से जो बिल्डिंग थी वो वन टाइम में ही ढह गई। भाई लैंडस्लाइड हुआ वहां पे। अब इसके कारण भी बहुत सारे हैं, कई सारे रीजंस है कि भाई ये लैंडस्लाइड जो है क्यों हो रही है, क्या नहीं है, क्या कारण है इसके, है ना। तो थोड़ा सा इसमें यही बताने की बात करी गई है कि भाई मान लीजिए जो भी नियम रखे जाते हैं, तो क्या होता है कि उन नियमों को स्टेट गवर्नमेंट ना मान के अपनी चलाती है, और जैसे मान लीजिए पेड़ काटने 10 काट दिए, 20 दिखा दिया कि 10 ही काटे हैं। तो इससे क्या है, आपने चलिए मान लीजिए कि अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने काम के लिए तो आपने वहाँ उलट-पुलट काम करके दिखा दिया। बट ये नेचर, जब नेचर डिसाइड करेगा तब क्या होगा? तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स है, तो उसी को थोड़ा-सा हम देखेंगे। चारधाम महामार्ग की बात करें, चारधाम महामार्ग विकास परियोजना चल रही है। उसमें लगभग 12 मीटर की पेव सेट थी, जिसमें डिज़ाइन किया गया था 900 किलोमीटर सड़क को। इसमें डबल लेन बनना था और एक विशाल बुनियादी ढांचा भी बनना था। और ये गढ़वाल क्षेत्र और उत्तराखंड को में हुमायूं के एक छोटे से हिस्से में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए पहले। फिर क्या होता है, इस परियोजना ने लाखों पेड़ों और एकड़ वन भूमि, कई मानव और जानवरों के जीवन को क्या कर दिया भाई, नष्ट कर दिया। वो आप देख रहे हैं। तो किस तरीके से भाई कोई परियोजना लाई जाती है तो सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ काटने के बाद क्या होता है, आप देखिए पेड़ कट गए तो वहाँ पे जो भी जानवर रह रहे थे वो तो भी वहाँ से चले गए, या मान लीजिए जो ट्राइबल पीपल रह रहे थे वो भी वहाँ से चले गए। अब कॉमन सी बात है कि आपने उस काम को किया इतनी मजबूती से नहीं किया, क्योंकि उस चीज़ को पहले फॉरेस्ट कवर किया हुआ था, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे लैंडस्लाइड वाली पोज़ीशन नहीं बनी हुई थी। अच्छा, आगे बात करते हैं। और फिर जब ऐसे काम हुए तो टनों गंदगी भी फैली हुई, ठीक है? और कानून के अगर हम मुताबिक की बात करें तो 100 किलोमीटर से अधिक की परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। भाई 100 किलोमीटर मान लीजिए अगर हमें कोई भी परियोजना बनानी है तो हमें पर्यावरण मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब पर्यटन के महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ और चुनावी एजेंडों की उपज की योजनाएँ समयबद्ध हैं। समझे? और भूमि के सभी कानूनों को दरकिनार कर दिया जाता है। कारण क्या है कि भैया हमें ये करके दिखाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, स्टेट को यू कैन से सॉरी सेंटर कुछ कह रही है, स्टेट कुछ कह रही है, दोनों में कोई एक मेल ही नहीं है। इस मामले में इस परियोजना में लगभग 53 छोटी परियोजना विवाहित की गई, और 53 ये आप देख रहे हैं 9000 जो किलोमीटर बनना था उसमें 53 परियोजना बनाई गई, और 100 किलोमीटर से कम लंबी थी। इस पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, यू कैन से दैट इसका नाम है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी ईईए रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स आपके देखना है कहाँ पर था, जैसे देखते हैं किस किस के लिए हमें जरूरत पड़ी थी। थोड़ा सा वो एरिया वाइज बताने की कोशिश की गई है। जैसे आपका है ये है यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है जो चंबा में पड़ता है। फिर अखरखल, मेलथा, शिवपुरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अगुस्तुमनी, ठीक है, कर्णप्रयाग, कुंड, अदर सच लस ग्रीन साइट आर दी, जैसे वैनसिंग अमिड द रेपिशियस नेचर ऑफ द चारधाम मनमन, ये मैंने परियोजना बताई आपको। और भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है जिसको BESZ बोला गया। तो भैया इसको लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी 100 किलोमीटर में, ठीक है। सो इसके बारे में क्या है, अगर हम बात करें भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की बात करें, ये गंगा नदी का एकमात्र प्राकृतिक, यू कैन से दैट जो है प्रवाह बचा हुआ है। और दिसंबर 2012 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अगर हम बात करें, तो 2012 में 1986, यानी कि यू कैन से दैट इट्स नेम ऑफ द, यहाँ पे देख रहे होंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसको क्या कर दिया गया भैया, संरक्षित घोषित कर रखा है। किसको, आप देख रहे हैं ये है आपका भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। और इसके 100 किलोमीटर के हिस्से को चारधाम महामार्ग विकास परियोजना द्वारा बिल्कुल नहीं छुआ जाएगा। पर ऐसा हुआ कहाँ, इन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, अगर इसको संरक्षित घोषित कर दिया गया 1986 में, तो इसको हम जो चारधाम महामार्ग विकास योजना बनाएंगे उसमें हम इसको टच तक नहीं करेंगे। अनुमोदित तो यही था, ठीक है। लेकिन चारधाम महामार्ग परियोजना को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को भी नकार दिया गया, और जल्दबाजी में भाई इन लोगों ने क्या किया कि इसको भी टच कर दिया, किसको, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं
कि जो काम नहीं करना था वो भी कर रहे हैं, है ना? थोड़ा-सा उसको ऊपर दिखाने के लिए कि भई हम कहाँ तक इसको बेटर कर सकते हैं, सुविधाजनक कर सकते हैं। इसी तरीके से गंगोत्री को भी बचाने की अगर हम बात करें, तो उसके नियमन और नियम की सॉरी, तो इसके भी हमें जैसे कायाकल्प और गंगोत्री ग्लेशियर का संरक्षण की बात है ना? जो तेजी से क्या है भई घटना लगा है। अब इसका कारण क्या है? भई वाहनों की वहाँ आवाजाही होने लगी है, जंगलों की आग की घटनाओं में वृद्धि होने लगी है, ग्लेशियर पे काला जो कार्बन है वो भी जम रहा है, ठीक है? और इससे क्या है बर्फ जो है वो पिघल रही है, ठीक है? तो जल संसाधनों को 2023 की एक अनिश्चित समिति की रिपोर्ट ये कहती है कि जो ब्लैक कार्बन होता है, यू कंसीडर, ये क्या करेगा, ये अधिक प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जो भी प्रकाश आपने एल्बिडो पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये ब्लैक जो कार्बन है, ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थोड़ा-सा मैं आपको इसको यहाँ भी बताने की कोशिश करूँगा इन अ ग्राफ। ये मैं आपको रैंडमली बता रहा था कि इसमें पूरे ग्राफ में दिया गया है। ब्लैक कार्बन्स एब्ज़ॉर्ब मोर लाइट एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन दैट इंक्रीज़ द टेम्परेचर। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपको समझना है कि ब्लैक कार्बन करता क्या है भई, ब्लैक कार्बन ये करता है। ठीक है? अच्छा, किस तरीके से हम जो है देख रहे हैं कि अपने विनाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना? अगर हम ऐसे ही काम करते रहे। अच्छा, इसीलिए उच्च हिमालय में ब्लैक कार्बन में वृद्धि अब इसीलिए वही हमारा ग्लेशियर भी पिघल पिघल रहा है ना? और इस ग्लेशियर के आसपास लगभग 12 मीटर चौड़ी 4 पुल की एक सड़क हीटिंग रोड जैसे प्रभाव की कल्पना करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या-क्या नुकसान होगा? तो पहाड़ों के विकास के साथ-साथ लालच, चालाकी, राजनीति, नौकरशाही और अगर हम एक बात में कहना चाहें, तो जो रियल एस्टेट लॉबी है ना, जंगलों, नदियों और स्थानीय निवासियों को जीवन को क्या कर दिया भैया? नष्ट कर रही है। इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, उसकी बात मानी जाए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि आपका जो भागीरथी इको सेंसिटिव ज़ोन है, जब तुमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया 2012 में, तो फिर आप अगर मान लीजिए जो भी मार्ग बना रहे हैं, है ना? तो उस मार्ग को बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप उसको सुविधाजनक बनाने के लिए उसको भी तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, है ना? पेड़ काट रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसी सारी समस्याएँ आती रहती हैं। तो अब इस आर्टिकल्स में हमें प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है? ईआईए यानी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सबसे पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इंसर्ट के लगा दिया। अच्छा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है अभी? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ टूल। ये किसके लिए यूज़ होता है? तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर याद रखना है अगर आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। यूएनईपी की डेफिनेशंस है, ठीक है? तो ये किस-किस की बात करता है हमारा? इम्पैक्ट, उसके बाद पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव एंड प्रिवेंट टू डैमेज। सो ये एक्चुअली में टूल है, ये आइडेंटिफाई करेगा एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स की। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ ईआईए का। 1970 की बात थी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय द नेपा इन यूएस में, ठीक है? इन इंडिया प्लानिंग कमीशन आस्क्ड फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट टू एग्जामिन फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल। ओके, 1994 की बात करें तो ईआईए ने नोटिफिकेशन दिया promulgated under the Environment Protection Act 1986 में। इट मेड environmental clearance, ठीक है? इसने ये क्लियर कर दिया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ने 1986 वाले ने कि भैया एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मैंडेटरी है फॉर द एक्सपेंस और मॉडराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट लिस्ट इन अ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द नोटिफिकेशंस। उसके बाद देखते हैं ईआई नोटिफिकेशन 2006 की बात करते हैं। द लेजिस्लेशन पुट onus of the clearance project on the state government depending on the size, capacity and of the project। जो ड्राफ्ट था ये 2020 में से तैयार हो गया। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं सबसे पहले हम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? ये प्रमोट करता है एनवायरनमेंट को फ्रेंडली एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ठीक है? उसका वर्क क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट करना एनवायरनमेंट को फ्रेंडली एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इसका काम है प्रोटेक्ट करना एंड इवैल्यूएट करना इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सोशल इफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड रिलेटिव एक्टिविटी। ये रेंडर डिटेल ऑन द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स, ठीक है? आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द लेजिटिमेट ऑप्शन एंड मिटिगेट मेजर्स। ये सब इसके क्या हैं ऑब्जेक्टिव में। अब सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आपको ईआईए जो करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। मान लीजिए किसी एरिया में अगर आपको कुछ भी यही मान लीजिए चार चार धाम जो मार्ग बनना है उसके लिए क्या करना था, सबसे पहले आपने प्रपोजल बनाया, उसकी स्क्रीनिंग होगी। अब स्क्रीनिंग होगी तो वो प्रिलिमिनरी एनवायरनमेंट असेसमेंट के रूप में, ठीक है, उसकी आवश्यकता होगी। अगर फुल एनवायरनमेंट
असिस्टेंट रिक्वायर्ड होता है और इसको रिजेक्ट भी किया सकता है, नॉट सॉरी नॉट रिजेक्ट, यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ लग रहा है कि यहाँ बनाना मैंडेटरी है, तो उसके लिए हमें कोई भी इन्वायरमेंट असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको स्कोपिंग करेंगे, ठीक है, फिर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इसको मिटिगेट करने की बात करेंगे, फिर रिपोर्टिंग होगी इसकी। रिपोर्टिंग के बाद क्या होगा, डिसीजन मेकिंग होगा। तो डिसीजन मेकिंग, अब मान लीजिए आपने रिपोर्टिंग कर दी, रिपोर्टिंग फाइनल पे आ गई, तो रिपोर्टिंग जब होने के बाद अब इसका डिसीजन जब हो रहा है तो ये मॉडिफाई बेस पे होगा, या फिर अप्रूवल हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कुछ उसमें मॉडिफाई कर दिया जाएगा या फिर उसमें अप्रूवल हो जाएगा वो, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तीन ही चीज़ तो होंगी ना भाई, तीनों चीज़ हो सकती है डिसीजन मेकिंग के बाद। तो इसमें क्या क्या फॉलो अप होगा, मॉनिटरिंग होगी आपकी, मैनेजमेंट होगा और ऑडिट इवैल्यूएशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको नहीं, ये स्टेप आपको ये यू कैन से दैट ये डोमेन आपको याद रखने हैं फॉर द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने डायरेक्ट जो एमसीक्यू हमारा रह जाता है ना, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एमसीक्यू को। तो देखते हैं क्या है, चलिए, सॉरी, ठीक है। जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है, ये है क्या भाई, ये रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, used in a assisted reproductions to prevent the transmission of mitochondrial disease from the mother to child। तो देखिए ये क्या कर रहा है भैया, ये प्रिवेंट कर रहा है जो भी ट्रांसमिशन होनी है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज मदर से चाइल्ड में, उनको ये प्रिवेंट करने का काम करता है, क्या, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। सो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो प्रिवेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए होती है। दूसरी बात क्या है, ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियर of a fertilizer eggs from the affect mother egg into the healthy donor is egg, sorry, which has had its nuclear removed, ठीक है। और जो भी तुम्हारे यू कैन सी दैट डैमेज एग होंगे उनको ये रिमूव करने का काम करेगा, और जो हेल्थी होंगे डॉटर उनको ये ट्रांसफर करने का काम करेगा। दिस इस प्रोसीजर का एम जो है रिप्लेस करना फॉल्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो भी फॉल्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया है इन द मदर एग, यानी कि जो यू कैन सी दैट मदर अंडाणु में जो भी माइट्रोकॉन्ड्रियल फॉल्टी है, उसको एग को क्या करने का काम करेगा, ये रिप्लेस करने का काम करेगा विद द हेल्थी वंस फ्रॉम द डोनर एग, reducing the risk of passing on mitochondrial disorder to offsprings। So it is a controversial technique, ये controversial technique है that raise ethical and scientific considerations। Is there something specific, ठीक है। सो अब आपको इसमें से क्या निकालना था, अब मैं आपको बता दूं, देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको नहीं भी पता था तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है फर्टिलाइजर ऑफ एग इन विट्रो और द डोनर्स। देखिए ये जो होते हैं ना इस टाइप के, ये बहुत ही अनऑथेंटिक होते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, भाई कोई भी टेक्निक लेके आ रहे हैं तो आप मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे आप उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए ला रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम सेल्स इनटू द फंक्शन, अब या तो डेवलपमेंट हो सकता है या प्रिवेंशन हो सकता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग्स, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। अच्छा अब थोड़ा सा हिंदी में और देख लेते हैं। देखिए ये आपको टर्मिनोलॉजी बेसिस होते हैं, और ज़्यादातर जब हम यूपीएससी में 80 ही क्वेश्चन हमें करने होते हैं, 100 नहीं कर पाते हैं हम, है ना। 100 करते तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा लो में आ जाएंगे, 80 टू 90 के बीच में रहना है, ठीक है। दोस्तों तो क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ते, तो छोड़ने वाला क्वेश्चन टाइप का है ये। तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। थोड़ा सा देखते हैं, इन विट्रो अंडे के निषेचन के लिए दादा शुक्राणु का उपयोग, भाई उपयोग क्या करेंगे हम, कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का अनुवांशिक रूपांतरण, रूपांतरण भी नहीं कर सकते भाई, ये यही बात तो है ना भाई। कोई भी हम टेक्नोलॉजी लेके आए तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, इस टाइम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, टेक्नोलॉजी का काम विकास करने का काम होता है। संतान में सूत्रकणिकाएं वाले रोगों का निरोध, ये काम तो कर सकती है टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज को प्रिवेंट तो कर सकती है भाई। कोई भी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, सीधी सी बात है। अगर हम मान लीजिए 6G 5G है, 5G मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5G हम टेक्नोलॉजी लेके आए, तो 5G के हमने ऐसे इम्प्लीमेंट कर दी नहीं, हमने कुछ चीजें देखी कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें, तो क्या चीजें इसमें हमारी दिक्कत आएंगी, तो उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिवेंशन का ही काम देखते हैं, ओके। जो भी टेक्नोलॉजी आती है, सो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, ओके। सो हमारा ये कंप्लीटली हो गया यहीं पे। और मैं आपको बता दूं, जो अपना पीसी आता है, ये पीसी आपका पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। इन तीनों का आपका क्या होता है, कंपाइलेशन होता है। और आपको प्लीज इसमें क्या करना है कि जो भी चीज आपकी पढ़ने वाली है ना, वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करा ही देता हूँ। देखिए 27 अगस्त का मुझे लग रहा था इंपोर्टेंट नहीं है लाना, तो मैंने 27 अगस्त वाला रेगड़ा नहीं है। आपका क्या किया है कि जो भी इंपोर्टेंट था उसका 2 टॉपिक वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 27 अगस्त वाले में मुझे लग रहा था एक फंजीवारा फैक्ट है आपका, और एक मैंने चीज आपकी देखी थी टेलीलॉ और नया बंधु एप्स, ये दोनों ही इंपोर्टेंट थी, तो ये मैंने आपको डाल दी कंपाइलेशन में, ठीक है। सो ये आपको कह रहा था, ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है
जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यूपीएससी के, तब आपको लगेगा कि सर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। और ये सीरीज़ हमें नहीं पता था, और मैं समझता हूँ वो यूट्यूब पे ये चलने वाली पहली सीरीज़ है जो आपका कंपाइलेशन चल रहा है। हालाँकि वो लिख देते हैं, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लिख कुछ दिया जाता है, मिलता कुछ और है, उसके लिए नहीं परेशान होना है आपको, ठीक है? और थोड़ा-सा और बता दूँ, आजकल एलियनों की बात चल रही है कि चंद्रमा पे एलियन मिल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एलियन नहीं मिल रहे हैं, ये तो सब अपने वो बढ़ाने के लिए है, ओके? सो हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी इस वीडियो को देखता है ना, प्लीज़ जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब ज़रूर दिया करें आप, ओके?